दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूँ आदर्श और मैं आज लेके आ चुका हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 2 ऑफ रैपिड रिवीजन कोर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया विथ आदर्श। आज हम डिस्कस करेंगे टाइमलाइन को 1757 से लेके 1857 तक। आइए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। लेकिन उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक पिछले लेक्चर्स में क्या सीखा है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है इंडिया के अंदर, और जहांगीर के कोर्ट में कैप्टन हॉकिंस आ गए हैं फॉर ग्रांटिंग ट्रेड परमिशंस फ्रॉम जहांगीर। जहांगीर ने उनको ट्रेड परमिशंस दे दी हैं और साथ ही उनको ट्रेड करने का राइट्स दे दिया है आगरा में, इलाहाबाद में, बड़ौदा में, बारूच में। 1619 तक उनको ये सारे ट्रेड राइट्स मिल चुके हैं। आगे जाके 1691 में हमने देखा कि औरंगजेब का फरमान आता है, औरंगजेब्स फरमान, जिसमें कि उनको अंग्रेज़ों को ड्यूटी फ्री ट्रेड मिल जाता है। ड्यूटी फ्री ट्रेड का राइट उनको मिल जाता है। ड्यूटी फ्री ट्रेड क्या होता है? ड्यूटी फ्री ट्रेड का मतलब है कि अंग्रेज़ों को अपना सामान ले जाने के लिए या फिर दूसरी जगह से सामान मंगवाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स सरकार को नहीं देना पड़ेगा। तो औरंगजेब के फरमान ने ये कर दिया है। साथ ही हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है सो दबदबा पॉलिटिकली एंड टेरिटोरियली बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, जो कि बंगाल है, बंगाल की तरफ उनका जो है सो दबदबा बढ़ता ही चला जा रहा है। आगे जाके 1717 में फारूक सियार का फरमान आएगा और वो जो है सो दस्तक पासेस जारी करेंगे। दस्तक पास क्या है? दस्तक पास एक तरह का टोकन सिस्टम है जो कि अंग्रेजी ऑफिसर्स को ट्रेड करने के लिए दिया गया है कि वो दस्तक पासेस जब दिखाएंगे तो उनका जो ड्यूटी फ्री ट्रेड का जो राइट्स है वो मान लिया जाएगा। ये इशू कर दिया है दस्तक पासेस का। लेकिन आगे जाके हम देखते हैं कि दस्तक पासेस का मिसयूज़ शुरू हो चुका है और दस्तक पासेस को अल्टीमेटली ख़त्म कर दिया जा चुका है। आगे के समय में बंगाल पे बढ़ते हुए उनके पावर को देखते हुए सिराज उद दौला, जो कि बंगाल के नवाब हैं उस समय, वो इनके खिलाफ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं और 1757 में हो जाता है बैटल ऑफ पलासी। 1757 में हो गया है बैटल ऑफ पलासी, जिसमें सिराज उद दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में लड़ी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय जो कमांडर जनरल हैं वो क्लाइव हैं। क्लाइव उनकी सेना को अगुवाई कर रहे हैं और सिराज उद दौला को यहाँ पे हरा दिया गया है और मार दिया गया है। सिराज उद दौला हारे हैं मीर जाफ़र की वजह से। मीर जाफ़र रीज़न बने हैं सिराज उद दौला के हार के। मीर जाफ़र हैं सिराज उद दौला के आर्मी जनरल जिन्होंने सिराज उद दौला को दिया है धोखा। आगे हम देखेंगे कि मीर जाफ़र को आगे जाके बंगाल का नवाब बना दिया गया है इनाम के तौर पे, जो उन्होंने सिराज उद दौला को धोखा दिया और अंग्रेज़ों की जीत में एक बहुत बड़ा भागीदारी निभाया। इसके बदले में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को गद्दी पे बिठा दिया है और बदले में 24 परगनाओं का दीवानी राइट्स ले लिया है। दीवानी राइट्स क्या हैं? दीवानी राइट्स हैं टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स। तो 24 परगनाओं का जो दीवानी राइट्स है वो ले चुकी है अंग्रेज़ी गवर्नमेंट मीर जाफ़र से। आगे जाके 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाएगा। 1764 में, जो कि मीर कासिम, शुजा उद दौला और शाह आलम II तीनों मिलके साथ में लड़ेंगे वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें कि इन तीनों को हरा दिया जाएगा और इसी के बाद
साइन होगा 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें शाह आलम टू से दीवानी राइट्स ले लिए जाएंगे बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के। आगे हम देखेंगे कि मराठास अभी एक पावर बन के आ रही हैं, लेकिन मराठाओं को भी 1761 में बैटल ऑफ पानीपत के अंदर अफ़गानों से हार का सामना करना पड़ेगा और 1760 तक बैटल ऑफ वेंडीवास में फ्रेंच को भी ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देगी। तो इस तरह हम देखेंगे कि अब पूरी तरह से जो है सो इंडिया के ऊपर कंट्रोल जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो चुका है, क्योंकि अब 1765 के आसपास तक कोई भी बड़ी पावर नहीं बची है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और यहाँ से अब हम आगे जो देखते हैं कि यहाँ के बाद आगे क्या हुआ है। जैसे ही बंगाल जीत लिया है इन्होंने और बंगाल पे इनका राज हो गया है, तो सिस्टम शुरू होता है गवर्नर जनरल्स का। अब गवर्नर जनरल्स बनने लगे हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से। पहले गवर्नर जनरल होते हैं वारेन हास्टिंग्स। वारेन हास्टिंग्स गवर्नर जनरल हैं 1772 से लेके 1785 तक। इनको गवर्नर जनरल बनाया गया है ऑफ बंगाल बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इंग्लैंड से पास हुआ है, इंग्लैंड के पार्लियामेंट से, और वहाँ से एक पोस्ट निकल के आई है जिसका नाम है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं वारेन हास्टिंग्स। वारेन हास्टिंग्स ने कोलकाता में मदरसों का जो है सो फाउंडेशन रखा है, और इन्होंने ही शुरू किया है एक पोस्ट जिसका नाम है कलेक्टर। कलेक्टर का पोस्ट वारेन हास्टिंग्स के द्वारा शुरू कर दिया गया है इंडिया के अंदर। लेकिन इनके इस फैसले की वजह से इनको झेलना पड़ा है इम्पीचमेंट, और इनको हटा दिया गया है पावर से। इम्पीचमेंट हो गया है इनका पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के द्वारा। इनको हटाने के बाद अगले जो हमारे गवर्नर जनरल बनते हैं वो हैं कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस बने हैं 1786 से लेके 1793 तक। इस समय वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। वर्ल्ड में इस समय चल रहा है अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर अभी, जिसमें कि 13 कॉलोनीज़ ऑफ यूएसए अपने फ्रीडम के लिए लड़ रही हैं, और अल्टीमेटली 1787 में वर्ल्ड का पहला डेमोक्रेटिक नेशन अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके बन जाता है फर्स्ट फ्रीडम डेमोक्रेटिक कंट्री। कॉर्नवालिस ने पावर संभालते ही एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट एक्चुअली में क्या है? परमानेंट सेटलमेंट है ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम के हिसाब से क्या है कि अंग्रेज़ जो हैं सो ज़मीनों को ज़मींदार्स के अंडर में डाल देते हैं, और ज़मींदार्स जो हैं सो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन से टैक्स कलेक्ट करते हैं, और उस टैक्स का कुछ फिक्स्ड परमानेंट जो उसका रिवेन्यू होता है वो कंपनी को दे देते हैं। इनके उस समय के ज़मींदारी सिस्टम के हिसाब से 89% जो टैक्सेस होते थे जो कंपनी के पास जाते थे, और 11% टैक्सेस ज़मींदार खुद अपने पास रखते थे। कॉर्नवालिस ने ही शुरू किया है डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट। डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट यहाँ शुरू हो चुका है, और सिविल सर्विसेज की भी स्थापना की है कॉर्नवालिस ने। सिविल सर्विसेज परीक्षाएं होने लगी हैं इंडिया के अंदर, इसीलिए कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इन्होंने एक और काम किया है, संस्कृत कॉलेज बनाया है बनारस के अंदर। उनके बाद आते हैं वॉल्सली। वॉल्सली आए हैं 1798 से लेके 1805 तक ये यहाँ के गवर्नर जनरल रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लागू की है। उन्होंने लागू किया है सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस उन्होंने लागू किया है इंडियन स्टेट्स के साथ। सब्सिडियरी अलायंस क्या है कि कंपनी जो है सो अपनी आर्मी के थ्रू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, डायरेक्ट रूल नहीं करेगी कंपनी, पर उस टेरिटरी के ऊपर
उनको उन टेरिटरी को प्रिंसली स्टेट्स का नाम दे दिया जाएगा, लेकिन उसका जो जो मेनली जो उसको रूल कर रहा होगा वो ब्रिटिश क्राउन कर रहा होगा, लेकिन वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट चलेगी वो राजाओं के द्वारा ही चलाया जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया है सब्सिडियरी अलायंस का, और इस सब्सिडियरी अलायंस के तहत उन्होंने हैदराबाद को 1798 में और 1799 में मैसूर को टीपू सुल्तान को मारकर ये ले लिए हैं अपने कब्जे के अंदर। 1801 से 1805 के आसपास में अवध और मराठास दोनों जो हैं सो इनके कंट्रोल में आ चुके हैं सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू। उनके बाद अगले गवर्नर जनरल बनते हैं विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो हैं सो 1828 में बनते हैं गवर्नर जनरल, और वो 1835 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते हैं। 1829 में इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। इन्होंने किया है एबोलिशन ऑफ सती प्रथा। इन्होंने विथ रिकमेंडेशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन्होंने एक एक्ट पास किया है 1829 में, जिसके तहत सती सिस्टम्स को अबॉलिश कर दिया गया है। नाम रखा गया है सती अबॉलिशन एक्ट ऑफ 1829। और राजा राम मोहन रॉय तो आप जानते ही हैं, राजा राम मोहन रॉय द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, इनको टाइटल दिया गया है। और राजा का टाइटल इनको अकबर टू के बाद द्वारा दिया जा चुका है। अकबर टू एक मुग़ल एम्पायर हैं 1800s के आसपास के। 19th सेंचुरी को ही एज ऑफ रीज़न कहा जाता है, या फिर इंडियन रेनेसांस भी इसको कहा जाता है। विलियम बेंटिक ने ही लाया है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उस पोस्ट का नाम बदल कर दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस तरह विलियम बेंटिक ही बन जाते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1835 में एक रिपोर्ट आती है मैकले रिपोर्ट। मैकले रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया में जो है सो इंग्लिश एजुकेशन को स्टार्ट करना चाहिए, और यही जो है सो एजुकेशन के फील्ड में पहला एक रिपोर्ट और यही एक पहला रिफॉर्म जो एजुकेशन के फील्ड में आता है, जिसको मैकले रिपोर्ट के द्वारा अंग्रेज़ी सरकार लागू कर देती है और इंग्लिश एजुकेशन पढ़ाना शुरू करती है इंडियन स्टेट्स के अंदर। उनके बाद अगले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं वो हैं डलहौजी। डलहौजी बनते हैं 1848 में, और 1856 तक ये इंडिया के गवर्नर जनरल रहते हैं। डलहौजी को हम फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने टेलीग्राम सर्विस शुरू की है इंडिया के अंदर, और इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लागू किया है देश के ऊपर, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछ ही लिया जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत वो रॉयल सक्सेशंस, वो रॉयल किंगडम्स जिसके पास कोई सक्सेसर ना हो, जिसका कोई संतान ना हो किसी राजा का, और उसको सक्सीड करने के लिए कोई और ना हो, तो उन रॉयल किंगडम्स का जो है सो पूरा कंट्रोल जो है सो डलहौजी के इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेज़ी गवर्नमेंट के पास चला जाता था। इसके तहत उन्होंने 1848 में सतारा, 1853 में झांसी, और आगे जाके 1856 में अवध को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। और यहीं पे यही जो है सो रीज़न बना है रिवोल्ट का, जो कि 1857 का रिवोल्ट है। इमीडिएट रीज़न यही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यहाँ पे झांसी की रानी लड़ी हैं अपने स्टेट को बचाने के लिए। इनके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी समझना है कि कोई रॉयल सक्सेशन ना हो, और अगर कोई इनहेरेंट थ्रोन को नहीं है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि कोई अगर अडॉप्टेड चाइल्ड है अगर किसी राजा का, तो वो भी जो है सो राजा नहीं बन सकता। अगर किसी के पास अडॉप्टेड चाइल्ड है तो उसको भी राजा नहीं बनने दिया जाएगा, उसका भी जो है सो पूरा टेरिटरी अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ जाएगा।
इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत 1849 में इन्होंने कैप्चर कर लिया है पंजाब को। और पंजाब उस समय जो है सो बहुत बड़ा है। पंजाब के अंदर पूरा पाकिस्तान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये पूरा इलाका, राजस्थान का भी कुछ इलाका, ये पूरा उस समय के पंजाब में आता है। और उस समय के इस पंजाब के ऊपर वाले पार्ट जो कि कश्मीर है, कश्मीर को अंग्रेज़ों ने दे दिया है गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह को कश्मीर का राजा बना दिया है और ये इसको हैंड ओवर कर दिया है, क्योंकि कश्मीर में टैक्सेस पूरे नहीं कर पा रहे थे पंजाब की गवर्नमेंट। तो गुलाब सिंह ने उन टैक्सेस को भरा है और कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया है। डलहौजी ने ही इंट्रोड्यूस किया है रेलवेज़ को 1853 में। पहली रेलवे ट्रेन चली है बॉम्बे से लेकर थाने तक, ये है 1853 में। उन्होंने ही पोस्ट ऑफिस सिस्टम शुरू किया है इंडिया के अंदर, जिसमें पोस्टल स्टैम्प्स एंड टेलीग्राफ शुरू किया है उन्होंने 1854, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि उनको कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ। लेकिन ये टेलीग्राम सर्विस को आगे जाके 213 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया गया। इन्होंने वुड्स डिस्पैच, इनके समय में एक रिपोर्ट आया है वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट, जिसको कि मॉडर्न इंडिया का, मॉडर्न एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। इस रिपोर्ट में, वुड्स डिस्पैच के रिपोर्ट में कहा गया है कि जो है इंडिया के अंदर अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें एजुकेशन को ज़रूर डेवलप करना होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पे यहाँ पे जोर दिया गया है वुड्स डिस्पैच के रिपोर्ट के अंदर। हाँ, जिसमें कि प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कही गई है इंडियंस को भी और यहाँ रहने वाले बाकी लोगों को भी। उसके बाद जैसे ही इनका कार्यकाल समाप्त होता है, इतना रिसेंटमेंट आ गया है लोगों के बीच में इनके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के वजह से कि हो जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का रिवोल्ट जो है सो इसका जो इमीडिएट कारण बनता है वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स, जो भारतीय सेना, जो ब्रिटिश सेना के अंदर भारतीय जवान थे उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है इनफील्ड राइफ़ल यहाँ सेना के अंदर। इनफील्ड राइफ़ल के अंदर जो है सो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस हैं, जिसमें कि फ़ैट यूज़ किया गया है काऊ और पिग का। काऊ और पिग के उसके अंदर जो राइफ़ल की गोलियां हैं, राइफ़ल की गोलियों का जो हेड है वो जो है सो फैट ऑफ काऊ एंड पिग से बनाया गया है और उसको मुंह से खींचना होता है, उसके बाद राइफ़ल्स के अंदर उनको इंसर्ट करना होता है। इसके वजह से बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट हो गई है सेना के अंदर। और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के एक सेना के टुकड़ी ने के अंदर मंगल पांडे जो हैं सो विद्रोह कर दिया है उन्होंने। और वो उन्होंने ट्राई किया है, लेफ्टिनेंट बॉग है वहाँ के, उनको मारने का। मंगल पांडे ने 1857 29 मार्च को बैरकपुर में ट्राई किया है, लेफ्टिनेंट हैं उस समय सेना के बॉग, उनको मारने का, और इसके लिए उनको हैंग कर दिया गया है। हैंग करने के बाद बहुत ज़्यादा जो है तो विद्रोह का भावना सेना के अंदर जनरेट हो गया है और यही जो है सो इमीडिएट कारण बना है जिसके वजह से ये जो है सो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ है। 1857 के रिवोल्ट के टाइमलाइन को समझ लेते हैं हम कि कैसे कैसे ये हुआ है। तो हमने देखा कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने कुछ मारने की कोशिश की है लेफ्टिनेंट बॉग को और उसके लिए उनको हैंग कर दिया गया है। अप्रैल 1857 तक मेरठ में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। वहाँ के भी जो सेना के अंदर इंडियन सोल्जर्स हैं उन्होंने रिवोल्ट कर दिया है और 10 मई को वो निकल चुके हैं स्लोगन लेके दिल्ली चलो। सारे लोग मेरठ से निकल चुके हैं दिल्ली के लिए।
क्योंकि दिल्ली में उस समय हमारे सुल्तान हैं बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल एम्पायर हैं जो दिल्ली के, वहाँ पे ये जा रहे हैं साथ में। तो 10 मई को स्लोगन लिया है दिल्ली चलो, और वो चल दिए हैं दिल्ली के लिए। और वो समय पहुंचते हैं 12 तारीख को, 12 मई को पहुंच गए हैं दिल्ली बहादुर शाह ज़फ़र के कोर्ट में। और बहादुर शाह ज़फ़र ने उनका साथ देने के लिए राज़ी हो गए हैं वो रिवोल्ट के लिए। और बहादुर शाह ज़फ़र को बना दिया गया है लीडर ऑफ द रिवोल्ट। और इस तरह 1857 का रिवोल्ट शुरू हो चुका है। ये रिवोल्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में डोमिनेट कर रहा है, और ऑल ओवर इंडिया में ये रिवोल्ट एक साथ लड़ा जा रहा है, जिसके बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए हैं। जैसे कि लखनऊ सेंटर, लखनऊ सेंटर को लीड कर रही हैं बेगम हज़रत खान। झांसी सेंटर को लीड किया जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के द्वारा। आरा में भी सेंटर है जिसको कुंवर सिंह लीड कर रहे हैं। कुंवर सिंह को ही हम ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द रिवोल्ट कहते हैं, या और फिर इनको लायन ऑफ बिहार भी कहा जाता है, बिहार के शेर हैं ये। बरेली में खान बहादुर लीड कर रहे हैं, खान बहादुर खान लीड कर रहे हैं रिवोल्ट को। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हो जाता है फाइट करते हुए। ह्यूग रॉस उस समय ह्यूग रॉस के द्वारा मारी जाती हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और उनके ही डेथ के साथ ख़त्म हो जाता है रिवोल्ट। ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड हो जाता है, और बहुत ही बुरी तरीके से दमन कर दिया जाता है इस रिवोल्ट का अंग्रेज़ों के द्वारा, बाय हुक बाय क्रोक। और इस रिवोल्ट के बाद अंग्रेज़ी गवर्नमेंट को समझ आ जाता है कि अब इनको कंपनी के रूल में रखना सही नहीं है, और इसीलिए पास होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट के थ्रू विक्टोरियाज़ का प्रोक्लामेशन आता है। विक्टोरिया वहाँ की एक रानी है उस समय। विक्टोरिया का प्रोक्लामेशन आता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर है उसका डायरेक्ट रूल अब क्राउन के द्वारा किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हटा के अब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन द्वारा रूल किया जाएगा इंडिया के ऊपर। और पहले गवर्नर जनरल कैनिंग बनते हैं, और गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको ही हटा के नाम कर दिया जाता है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और पहले वाइसरॉय बनते हैं कैनिंग, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, तो कैनिंग। और एक और चीज़ होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में पहले जो है सो सिर्फ अंग्रेज ही भाग ले सकते थे, अब जो है सो इंडियंस को भी यहाँ पे पार्ट लेने का मौका मिल जाता है। और इसी के थ्रू 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले सिविल सर्वेंट बनते हैं इंडिया की तरफ से। इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ये रहा हमारा पूरा टाइमलाइन आज का 1858 तक का। 1857 के रिवोल्ट का ही कारण रहा ये 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके थ्रू पूरा पावर अब जो है सो अंग्रेजी गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट रूल में चला गया। तो कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर, हमें प्लीज़ ज़रूर बताइए। कमेंट कीजिए हमारे लेक्चर्स के ऊपर, हमारे वीडियोस के ऊपर कमेंट कीजिए, और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो हमको कमेंट में ज़रूर दीजिए। हमारी टीम को ज्वाइन कीजिए। फेसबुक पे हमारा चैनल है फैक्ट्स वर्ल्ड के नाम से, आप इस चैनल को भी फॉलो कीजिए, और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा। थैंक यू। और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, सपोर्ट दिखाइए अपना, सपोर्ट अस, एंड अगर हो सके तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Share with your friends. Thank you. Me Others signing off. Bye.